ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग मोर प्रिसाइजली मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी तो बहुत होती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फलना ढिकाना। हम लोग जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहते हैं फिजिक्स में, उसका मतलब होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं या किसी तरह का उसमें मैकेनिकल चेंज लाएं, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 3 पार्ट होता है। एक को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी, एक को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन, और एक को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। सो जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं तो हम लोगों को ये 3 चीजें इसके अंदर पढ़नी है। उसमें से ये जो इलास्टिसिटी है ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। और सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ये लिक्विड्स बोलो या फ्लूइड बोलो, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस चैप्टर का 3 सेक्शन होगा, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। उसमें से सबसे पहले हम लोग आज नेक्स्ट 2 लेक्चर इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो चलो आज इलास्टिसिटी स्टार्ट करते हैं। नाम सुना है इलास्टिसिटी का? यस सर। क्या होता है? बोलो, कोई आइडिया? अच्छा, रबर इलास्टिक है, मालूम है? यस रबर और स्टील में ज्यादा इलास्टिक कौन है? रबर। 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 तो इसका मतलब है कि आप लोग जिसको इलास्टिसिटी समझते हो वो गलत है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। कैसे बताता हूँ, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये चैप्टर स्टार्ट यहीं से होता है कि स्टील और रबर में विच इज मोर इलास्टिक, आंसर विल बी स्टील। आप लोगों को इलास्टिसिटी का लिटरल मीनिंग जो भी दिमाग में बैठा हुआ है वो अपनी जगह रहने दो उसको। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी बॉडी में किसी भी तरह का हम शेप और साइज से रिलेटेड चेंज करें तो वो बॉडी उसका अपोज करे। तो ये जो टेंडेंसी है जिसकी वजह से सॉलिड्स अपने शेप एंड साइज में किसी भी तरह के डिफॉर्मेशन या चेंज का अपोज करता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। अपोज करने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप फोर्स लगाकर उसमें किसी तरह का मैकेनिकल चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके अंदर एक अपोजिंग दैट इज रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा जो उसको दोबारा अपने शेप में ला देगा।
तो ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ये बात आपको भी मालूम है, इसमें कुछ नया नहीं है, नहीं है ना? यस सर। यस सर। अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। इसको अब ऐसे सोचो कि अगर हम स्टील के शेप एंड साइज को चेंज करने की कोशिश करें और रबर के शेप एंड साइज को चेंज करने की कोशिश करें फोर्स लगा के, तो किस में ज्यादा आसानी होगी? रबर में होगी ना? और किस में शेप साइज चेंज करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा? स्टील में। तो जिसमें शेप साइज चेंज करना ज्यादा डिफिकल्ट हुआ, इसका मतलब है कि उसमें ज्यादा अपोजिंग फोर्स जनरेट होता है। हाँ सर। है ना? मतलब वो ज्यादा इलास्टिक है। क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। कोई डाउट? नो सर। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी का डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको तो चैप्टर का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ना? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एस.सी. वर्मा की बुक में देखोगे तो शायद चैप्टर का नाम मिलेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो एक बार इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए कि by virtue of which body opposes any change in its shape and size। ये दिख रहा है? when deformation Yes. are applied। तो इस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिससे आप कह सकते हो कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। समझ आया? ये वाला मैटर समझे कि नहीं? हाँ सर। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। तो पहले इसको कॉपी कर लो जल्दी से, तभी आगे बढ़ूंगा। हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है सर 1 मिनट होगा।
हो गया? हाँ सर। हाँ सर हो गया। ठीक है। अब इलास्टिसिटी पढ़ने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला टर्म आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो नॉर्मल लैंग्वेज में भी स्ट्रेस तो सुना होगा ना बहुत बार। जितना प्रेशर उस ऑब्जेक्ट पे बॉडी पे पड़ा है उसको स्ट्रेस कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कैसे, समझिए। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी स्ट्रेस कभी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं होता है। जैसे सुनो, अब सब लोग ध्यान से सुनो। मान लो घर में पापा ने कहा कि पढ़ना है और तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है, तो तुम अपोज करोगे, मना करोगे, पापा को समझाने की कोशिश करोगे कि अरे पापा इसी संडे को तो एमटी खत्म हुआ है, अभी तुरंत तुरंत तो भी फुर्सत मिल रहा है, ऐसा कुछ तो कहानी बनाओगे, है ना? तो ये जो तुम मना कर रहे हो ये अपोजिंग फोर्स है तुम्हारा, ठीक है? यस। पापा ने कहा पढ़ने को, तो ये हुआ अप्लाइड फोर्स। तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, तो ये हुआ अपोजिंग फोर्स, ठीक है? तो अब तुम्हें क्या होगा? स्ट्रेस होगा। ठीक उल्टा, पापा ने कहा पढ़ने को और तुम्हारा मन भी है पढ़ने को, कोई स्ट्रेस नहीं होगा? होगा? नहीं। तो ये दोनों एग्जाम्पल में अप्लाइड फोर्स तो सेम है, पापा ने कहा पढ़ने को। ये तो तुम्हारा मन है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, मतलब अपोजिंग फोर्स है तुम्हारा जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। अगर तुम्हारा मन पढ़ने को अपोज नहीं करे तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा ना। हाँ सर। ये बात समझ गए? हाँ सर। हाँ। अब इसको मैकेनिक्स के हिसाब से देखते हैं कि जब भी कभी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर उसका शेप साइज चेंज करने के लिए फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रिएक्ट करता है। रिएक्ट मतलब उतना ही वो अपोजिंग फोर्स अपने अंदर जनरेट करता है, स्प्रिंग के जैसा। जैसे स्प्रिंग के लेंथ को पुल करने की कोशिश करो तो वो पीछे की ओर फोर्स जनरेट करता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। स्ट्रिंग को देखो, स्ट्रिंग को पुल करने की कोशिश करो तो पीछे की ओर फोर्स जनरेट होता है, इसको टेंशन कहते हैं, है ना? हाँ सर। तो ये स्प्रिंग फोर्स या टेंशन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ या स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज कराना चाहता है एक्सटर्नल फोर्स और वो उसका अपोज करता है, इसकी वजह से हुआ टेंशन और टेंशन की वजह से स्ट्रेस। सो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। 19 इतनी कहानी मैं इसलिए सुनाया ना क्योंकि 99% स्टूडेंट 2 साल पढ़ने के बाद भी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया है। नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज का अप्लाइड फोर्स के बराबर हो नहीं मतलब है। स्ट्रेस इज ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स की वजह से स्ट्रेस नहीं होता है। दोनों एग्जांपल जैसा मैंने बताया कि अगर तुम जिसका मन है पढ़ने को उसको भी तो पापा ने कहा पढ़ने को, और जिसका मन नहीं है उसको भी पापा ने कहा पढ़ने को, लेकिन स्ट्रेस उसको होगा जिसका मन नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस उसके अंदर जनरेट हुआ है पढ़ने को लेकर। क्लियर है? तो स्ट्रेस
अपोजिंग फोर्स की वजह से होता है। मैथमेटिकली फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। क्योंकि वो मतलब अप्लाइड फोर्स सेम ही रहता है इसलिए ना, क्या? उस पर डिपेंड नहीं करेगा सर, अप्लाइड फोर्स सेम ही रहता है ना, हाँ, इसलिए अप्लाइड उस पर डिपेंड। इक्विलिब्रियम के केस में अप्लाइड फोर्स और अपोजिंग फोर्स का वैल्यू सेम रहता है। जब ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होना बंद हो जाता है तब हम लोगों को सेम आंसर आता है, ध्यान नहीं भी देंगे तब भी। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है? सो बाय डेफिनेशन हम ऐसा कहेंगे, by virtue of elasticity and opposing force, opposing बोलो, restoring बोलो, कुछ भी नाम दे दो, gets generated inside solid under action of applied deforming force. Full stop. This restoring force per unit area is called stress. ये बात समझ आया? is called stress. So mathematically तो force per unit area ही होगा। Stress is force per unit area। अब ध्यान से देखो, अब डिपेंड करता है कि डिफॉर्मेशन कैसा हुआ है। तो जैसे अगर मुझे इस मार्कर का लेंथ इंक्रीज करना है तो मैं इस पर फोर्स आउटवर्ड लगाऊंगा, है ना? यस। अच्छा, अगर इस मार्कर का लेंथ डिक्रीज करना है तो मैं इस पर फोर्स कंप्रेसिव लगाऊंगा, ऐसा है ना? Yes. तो डिपेंड करता है कि किस तरह का डिफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हो रहा है, अकॉर्डिंगली उस पर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा और अकॉर्डिंगली उसमें स्ट्रेस होगा। तो ये स्ट्रेस अलग अलग टाइप के होते हैं। वो अलग अलग टाइप का स्ट्रेस क्या होता है ये मैं अभी बताता हूँ, पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए। तो ये restoring for force per unit area is stress। सर फॉर्मूला में आपने क्या लिखा है वो? F upon A। सर ये नहीं, जानना, एक ये सेकंड। जानना, नहीं सर, वो सिंबल सिग्मा सिग्मा, ये रेस्टोरिंग फोर्स इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग गलत करते हैं, नॉट अप्लाइड फोर्स, याद रहे।
हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. अब ये जो मैं कह रहा था डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस, उसका मतलब क्या है देखो। जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, दोनों साइड से फोर्स लगाया। मान लो ये एफ फोर्स है। तो थोड़ी देर में क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो जाएगा, ऐसा होगा। हाँ सर। ये एफ और ये एफ, यहाँ के बाद साइज छोटा होना बंद हो जाएगा। तो साइज छोटा होना बंद हो गया मतलब ये अपोजिंग फोर्स है, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला अपोजिंग फोर्स एग्जैक्टली एफ के बराबर होगा, न कम न ज्यादा, ठीक है। हाँ सर। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ये वाला एरिया, तो इसका स्ट्रेस ये फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। और स्ट्रेस किधर होगा? बाहर की ओर। ये समझ रहे हो? स्ट्रेस किधर होगा? हाँ सर। बाहर. स्ट्रेस बाहर की ओर होगा, है ना। हाँ सर। तो मतलब स्ट्रेस अपोजिंग फोर्स बाहर की ओर लगेगा, है ना। हाँ सर। अच्छा, तो अपोजिंग फोर्स अगर बाहर के तरफ लगेगा तो इस स्ट्रेस को, और अप्लाइड फोर्स अंदर की ओर लगेगा तो इसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। समझ आया? Sir, repeat कीजिएगा. हाँ, सो इसका सिमेट्रिक डायग्राम हम लोग कहते हैं। मान लीजिए ऐसा, इसका ये तो मैं समझाने के लिए ऐसा कहा। ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, मतलब सिमेट्रिक डायग्राम इसका ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जस्ट एक लाइन दिख रहा है ना, इसका शेप साइज कुछ होगा तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ऐसा, है ना। तो Yes. वाला डायग्राम यही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये कंप्रेसिव स्ट्रेस क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ और वॉल्यूम, है ना। ये बात समझ में आई? ड्यू टू Yes. डिक्रीज इन लेंथ और वॉल्यूम। अभी कॉपी मत करना, मैं इसको बाद में बताता हूँ। ये बात समझ आई? यही उल्टा अगर हम इस फोर्स को पुल करें दोनों ओर से, तो उस केस में अपोजिंग फोर्स अंदर की ओर लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग के जैसा। नहीं समझे? हाँ सर समझ। इसमें अपोजिंग फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। यही अगर ऐसा होता, टेंशन इन द स्ट्रिंग ध्यान में रखो, तो टेंसाइल स्ट्रेस या स्प्रिंग को जब हम लोग लेंथ इंक्रीज करते हैं, ऐसा टाइप समझो। तो
इस डायग्राम को अब ऐसा समझिए। सपोज यही कहानी ऐसी रहती है कि ये एक ऑब्जेक्ट का लेंथ है, इस पर अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए एक साइड भी लग सकता है, मैंने दोनों साइड लगाया समझाने के लिए। ये अप्लाइड फोर्स है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसका लेंथ इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होकर यहाँ पर इंक्रीज होना बंद हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक टेंशन जैसा अपोजिंग फोर्स जनरेट हुआ, जिस अपोजिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है, जिस अपोजिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है, टेंशन इन द स्ट्रिंग के जैसा, समझे। यस सर। तो ये जो T, मतलब T मैंने लिखा क्योंकि ये टेंशन आप लोगों को लिखने की आदत है, बट यही वो अपोजिंग फोर्स F के बराबर होगा। तो इस केस में भी यही वाला फोर्स पर यूनिट एरिया, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ये आपका हो जाएगा स्ट्रेस। इस स्ट्रेस का नेचर कैसा होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ये फॉर्मूला के हिसाब से ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का फॉर्मूला स्ट्रेस का एक ही है, सारे स्ट्रेस एक ही जैसे होते हैं, है ना, सारे स्ट्रेस एक ही जैसे होते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। लेकिन उसका जो थॉट प्रोसेस है, जो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से देखेंगे तो ये स्ट्रेस मुझे ऊपर वाला स्ट्रेस ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ की वजह से है, और ये वाला स्ट्रेस ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ और वॉल्यूम की वजह से है। समझे मेरी बात। यस सर। तो ये होगा ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ और वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। 2 मिनट रुको। अब ये दोनों टेंसाइल स्ट्रेस हो या कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, इन दोनों को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। नॉर्मल इसलिए क्योंकि इन दोनों ही केस में जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल है। तो ये दोनों आपको समझाने के लिए मैंने 2 बनाया है, बट कैटेगरी वाइज ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों को कंबाइन टुगेदर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर है। नॉर्मल स्ट्रेस यस। या लीनियर स्ट्रेस भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, नॉर्मल स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेस। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस 2 टाइप के होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। आई बात समझ में। यस सर। अच्छा, अब किसी पर मान लो फोर्स सरफेस एरिया के टेंजेंशियल लगा, जैसे थर्ड कैटेगरी हो गई टेंजेंशियल स्ट्रेस। मैं बताता हूं ये क्या होता है। इस केस में फोर्स सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल लगता है। जैसे मान लो कोई बुक है, जैसे देखो ये बुक है, ये बुक दिख रहा है, तो यस सर। ये बुक का टॉप सरफेस है, इस पर मैं फोर्स लगाया तो इसका थिकनेस कम ज्यादा होगा, तो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस की कहानी, है ना। अब इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे, अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे मतलब ऐसे, तो देखो इसका क्रॉस सेक्शन टेढ़ा होता दिख रहा है। यस सर।
ये वाला क्रॉस सेक्शन, ऊपर वाला लेयर आगे चला गया, नीचे वाला कम रह गया, तो और जब छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है अपने नॉर्मल शेप में। मतलब इसमें फोर्स हम जब टेंजेंशियल लगा रहे हैं तो इसमें इस तरह का डिफॉर्मेशन हो रहा है ना। तो इससे रिलेटेड स्ट्रेस को हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। जैसे अच्छा, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आप लोग सब रोज दिन यूज करते हो। इस प्रॉपर्टी को 2-3 एग्जांपल बता देता हूं। जैसे किचन में वो आलू छीलने वाला पिलर देखा है? यस Yes. यस सर। में देखोगे 2 ब्लेड रहते हैं, एक ब्लेड नीचे, एक ब्लेड थोड़ा उसके ऊपर तिरछा होके रहता है। तो जब आप आलू छीलते हो तो क्या होता है, नीचे वाला ब्लेड उसको सपोर्ट देता है और ऊपर वाला ब्लेड उस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तब जाके वो छिलता है। समझा कुछ? यस दोनों ब्लेड एक साथ साथ नहीं होते हैं। जैसे जैसे दूसरा कैंची है कपड़ा काटने वाला, तो सीजर को देखोगे, सीजर के दोनों ब्लेड एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं, दोनों ऐसे गैप होता है दोनों के बीच में। तो जब आप इसके बीच में कपड़ा फंसाते हो और ऊपर से ये वाला ब्लेड चलता है, तो नीचे वाला जो सीजर का पोर्शन है वो इसको होल्ड करता है और ऊपर वाला इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तब सीजर कटता है। कपड़े के थिकनेस के क्रॉस सेक्शन को देखो तो आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो ना, और ऐसे खींच के काटेंगे, फाड़ेंगे, तो वो हुआ नॉर्मल स्ट्रेस। कपड़ा को सीधे ऐसे फोर्स लगा के फाड़ेंगे जिससे फटेगा नहीं, तो वो हुआ तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस वाला काम है। लेकिन ऐसे उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सीजर का वो फोर्स लगता है, तो वो होता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। समझे मेरी बात कुछ? या और चलो तुम लोगों के लाइक एग्जांपल, जो स्कूल में करते होगे कि नोटबुक के ऊपर वो स्केल डालते हो और नोटबुक के पेज को ऐसे खींचते हो तो फटता है, ये तो किया होगा सबने। यस सर। तो जब आप ऐसे करते हो तो नोटबुक के पेज के क्रॉस सेक्शन पर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं ना, और जब ऐसे खींचते हैं तो नहीं फटता है, मतलब रैंडमली फट जाता है फिर। तो ये वाला काम क्या हुआ, टेंजेंशियल फोर्स लगाना हुआ, शियर स्ट्रेस। क्लियर है? Yes, sir. चाहे दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड है, दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड वो केवल ऐसा थोड़ा ना है कि उसमें क्या है, हम लोग परपेंडिकुलरली यहाँ पर लगाते हैं। परपेंडिकुलरली फोर्स नहीं लगाएंगे तो हमारा स्किन कट जाएगा ना। तो जो हमारा स्किन का सरफेस है, स्किन का, उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो उस पे जो बाल है, उस बाल के क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो तुम लोग? और वही स्किन के वही बाल को पकड़ के खींचे बाहर की ओर, तो ये हो गया नॉर्मल वाला फोर्स। तो नॉर्मल वाला फोर्स की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ टेंजेंशियल फोर्स की जरूरत है। तो एनी विच वे इनफ एग्जांपल हो गया। अब शायद आप समझ पाओ कि टेंजेंशियल स्ट्रेस होता क्या है। तो ये जितनी कहानी मैंने सुनाई आपको, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक डायग्राम देखिए। वो सिर्फ जो जैसे बुक का दिखाया वो वाला, मान लो कि आपको समझाने के लिए, ये फिक्स्ड है, ये क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन में यहां पर किसी ने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो क्या होगा, थोड़ी देर में इसका शेप साइज चेंज होकर इसका क्रॉस सेक्शन चेंज होकर ऐसा हो जाएगा। ये समझ आया? ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन चेंज होकर ऐसा हो जाएगा। बोलो।
Yes, sir. तो इसका क्रॉस सेक्शन चेंज होकर ऐसा हो गया, ऊपर ही जा रहा है, और अब नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो इसमें जो फोर्स लगा है वो इस सरफेस एरिया पर लगा है, ऊपर का जो सरफेस एरिया है। इसको दिखाना मुश्किल है, समझ रहे हो? तो फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बुक का ऊपर वाला सरफेस एरिया है जो ऐसा था। अब इस पर फोर्स लगा तो ये टेढ़ा हो गया, ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ऊपर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया टेढ़ा हो गया, तो फोर्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लग रहा है ना। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, इसको हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, ये हुआ टेंजेंशियल स्ट्रेस। आई बात समझ में? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक और, अच्छा पहले इतना कॉपी कर लो, चलो उसके बाद। तो दो तरह के स्ट्रेस देखे, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर दो टाइप के होते हैं। स्ट्रेस का डेफिनेशन तो लिख चुके हो? हाँ, Yes, sir. तो नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, कंप्रेसिव और टेंसाइल, और दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस। कंप्रेसिव या टेंसाइल दोनों में से कोई भी स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस होता है जिसमें कि फोर्स सरफेस एरिया के नॉर्मली लगता है, इसलिए इसका नाम है नॉर्मल स्ट्रेस। और इसमें फोर्स सरफेस एरिया के टेंजेंशियल लगता है, तो इसका नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, कॉपी कर लो। हो गया? हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक तीसरा स्ट्रेस होता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस देखोगे एज सच, तो वॉल्यूम स्ट्रेस कुछ नहीं, प्रेशर ही है। जैसे सपोज, कौन सा साइज लूं, तो मैं यही साइज लूंगा। ये एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर पर चारों ओर से प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा, होगा? इसका साइज छोटा हो जाएगा, बोलिए। Yes, Yes. sir. अच्छा,
जब इसका साइज छोटा हो जाएगा, मतलब इसके अंदर से और फर्दर छोटा नहीं हो रहा है, मतलब इसके अंदर का प्रेशर P और बाहर का प्रेशर P इक्वल हो गया, नहीं तो और छोटा होता है ना। तो ये Yes. इनसाइड प्रेशर है। अब मतलब इनसाइड मतलब इस केस में हम कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपेंड करते तो उल्टा होता। तो ये जो इनसाइड प्रेशर है ना, ये इनसाइड प्रेशर वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया। ये जो इनसाइड प्रेशर है, यही ये प्रेशर बाय डिफॉल्ट फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। तो ये जो इनसाइड प्रेशर है, यही हो गया आपका वॉल्यूम स्ट्रेस। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, कुछ भी याद करना हो नहीं करना हो जैसा भी हो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेस होगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन तीन तरह का हो सकता है। लेंथ में चेंज कर सकता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज कर सकता है, वॉल्यूम में चेंज कर सकता है। लेंथ में चेंज करेगा तो लीनियर स्ट्रेस कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज करेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस कहेंगे, वॉल्यूम में चेंज करेगा तो वॉल्यूम स्ट्रेस कहेंगे मोटे तौर पर। और डीप इनसाइड मीनिंग तो ये है जो मैंने आपको बताया। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, एक मिनट और। टेंजेंशियल स्ट्रेस का दूसरा नाम शियर स्ट्रेस भी है। तो कहीं ये वर्ड मिल जाए तो इसका ये मतलब नहीं समझना कि ये क्या है। तो ये हो गई कहानी स्ट्रेस की। एक दूसरा वर्ड है जिसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन को समझना आसान होता है। So next heading is strain. अब देखो, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चेंज तो होगा, है ना। या तो लेंथ चेंज होगा, या एरिया चेंज होगा, या वॉल्यूम चेंज होगा। तो जब लेंथ चेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन मेरा हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कॉमन सेंस है। दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेन, मसल में कहते हो ना जिम में कि मसल में स्ट्रेन आ गया है, तो मसल अपने नेचुरल लेंथ से ज्यादा खींच जाता है ना, तो स्ट्रेन आ जाता है, यही कहानी होती है। वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और तीसरा शियर स्ट्रेन। अब ये शियर स्ट्रेन देखने में लगता है कि चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया होगा, ऐसा नहीं है। शियर स्ट्रेन क्या है, या टेंजेंशियल स्ट्रेन मोर प्रिसाइजली, तब समझोगे। तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेन समझने के लिए बार बार मेहनत नहीं करते हैं, इस डायग्राम को एक बार फिर बनाते हैं, कॉपी करते हैं मतलब यहां से। इस डायग्राम को यहां से कॉपी करते हैं। तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, देखिए। एक मिनट, इधर तो नहीं देना बड़ा वाला। ऐसे समझो, बाद में erase कर देंगे।
इधर देखो, इस प्रोसेस में क्या हुआ कि इसका जो टॉप सरफेस एरिया है, इस टॉप सरफेस एरिया में एक्स का चेंज हुआ, अपनी जगह से एक्स लेंथ आगे चला गया, और ये हाइट एच है। तो ये जो tan थीटा है ना, एक्स और एच का रेशियो, इसको हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेन कहते हैं। आई बात समझ में? ये होगा शियर स्ट्रेन। इन सब का डायग्राम इसलिए नहीं ड्रॉ किया कि ये सब मतलब बहुत आसान है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये तो समझ में आता ही है आपको। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये 3 टाइप के स्ट्रेन होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब एक दूसरा पॉइंट, स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से होता है या स्ट्रेस स्ट्रेस की वजह से होता है? बताओ सोच के। स्ट्रेन स्ट्रेस की वजह से। नहीं बेटा, फिर आप गलत हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला पे मत जाइए, कॉमन सेंस से। पापा ने कहा पढ़ने को, आपका नहीं मन है पढ़ने का, लेकिन पढ़ना पड़ा, तो अब सर दर्द करेगा, अब स्ट्रेस होगा ना। तो डिफॉर्मेशन होता है, और डिफॉर्मेशन क्यों होता है? डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेस होता है। आपके नेचुरल बिहेवियर के अगेंस्ट आपको कुछ करना पड़े तभी स्ट्रेस होगा ना। तो आप में डिफॉर्मेशन होगा, मतलब आप में स्ट्रेन होगा पहले, या तो लेंथ इंक्रीज करेगा, या टेंजेंशियल एरिया डिस्प्लेस होगा, या वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसकी वजह से स्ट्रेन हुआ, और वो स्ट्रेन होगा तभी तो स्ट्रेस होगा, क्योंकि स्ट्रेस को तो अपोजिंग फोर्स चाहिए। अपोजिंग फोर्स बिना डायमेंशनल चेंज के कहां से आएगा? समझ आया? ओके सर। सो स्ट्रेन कॉजेज स्ट्रेस। समझने के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट अदर वे राउंड। ये याद रहे, ठीक है? तो जल्दी से स्ट्रेन कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है इलास्टिसिटी, इसको 2 लेक्चर मैक्सिमम, मतलब 2 लेक्चर इलास्टिसिटी, 1 लेक्चर विस्कोसिटी, 1 लेक्चर सरफेस टेंशन मोर देन सफिशिएंट है। स्ट्रेन पहले कॉपी कर लीजिए, 2 या इनफैक्ट 1 लेक्चर भी सफिशिएंट है। देखते हैं। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? यस सर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एक टर्म होता है जिसको कहते हैं हुक्स लॉ। नाम सुना है हुक्स लॉ का? क्या है? हुक्स लॉ के हिसाब से विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन इलास्टिक लिमिट। ये विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब है जब तक ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी है मतलब देखो, स्प्रिंग को खींचोगे वापस आ जाएगा, और खींचोगे फिर हो सकता है वापस, लेकिन बहुत ज्यादा खींच दोगे तो अब फैल जाएगा, वापस नहीं आएगा, मतलब उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है। समझे मेरी बात? यस सर। मोटे तौर पर
तो विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब हम ये मानते हैं कि उसमें स्ट्रेन इतना ज्यादा नहीं है कि उसकी इलास्टिसिटी को हैम्पर करे, तो तब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब हो गया कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कांस्टेंट होगा, है ना, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो कांस्टेंट होता है इसको हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन तीन टाइप के हम लोग देख चुके हैं, तो ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है ये भी तीन टाइप का होगा। एक यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसका दूसरा नाम है, इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हर मटेरियल का अलग अलग होता है। तो जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग देख चुके हैं तीन टाइप का है, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन टाइप के होंगे। अगर नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन लेंगे तो उसको यंग मॉडुलस कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस स्ट्रेन लेंगे तो उसको कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, और वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन लेंगे तो उसको बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो सबसे पहला यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा मेरा लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं। तो लीनियर स्ट्रेस तो मेरा हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। हो गया ऐसा? तो यहां से जो F मुझे मिलेगा ये F क्या होगा, अपोजिंग फोर्स होगा ना। तो F को लिख सकते हो Y इंटू ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, ऐसा लिख सकते हैं। यस। तो यही आपका जिसको टेंशन इन द स्ट्रिंग बोल दो, स्प्रिंग फोर्स बोल दो, ये सब वही है। ठीक है। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट के कहते हो वो यही है, कुछ और नहीं। वो जो स्कूप पढ़ते रहते थे ना इससे पहले चैप्टर तक, स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो स्प्रिंग एक्चुअल में क्या है, तभी होता था ना स्प्रिंग फोर्स के इनटू डिफॉर्मेशन डेल्टा एक्स। समझ रहे हो? बोलो। Yes, sir. तो F इज इक्वल टू के एक्स का के यही है, ये हुआ यंग्स मॉडुलस। दूसरा टर्म होता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस हमारा होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। बोर्ड के लेक्चर में पढ़े भी होंगे शायद तुम लोग, है ना कि नहीं? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, इसको हम लोग बल्क मॉडुलस कहते हैं। ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस तो प्रेशर होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन समझ रहे हो ना तुम लोग कि नहीं? यस। तो जैसे गैस के लिए करते हो ना, ये हो जाएगा
माइनस dp अपॉन dv बाई v। तो गैस के केस में लिखते हैं हम लोग B इज इक्वल टू माइनस वी dp बाई dv। माइनस साइन इसलिए कि प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड ऑल। तो गैस के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये बल्क मॉडुलस है और कुछ नहीं। ठीक है, तो एनीवे बल्क मॉडुलस का जनरल डेफिनेशन वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। और थर्ड होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। ये थोड़ा समझने का काम है। टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस तो देख लिया था हम लोगों ने, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। और टेंजेंशियल स्ट्रेन अगर याद हो तो tan थीटा x अपॉन h होता था डायग्राम के साथ। याद है, ऊपर डायग्राम ड्रॉ किया होगा टेंजेंशियल स्ट्रेन का। यस सर। और नहीं तो आपके लिए दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि ये टेंजेंशियल वाला पार्ट हमेशा थोड़ा सा अलग हटके रहता है। तो इसी डायग्राम में ये ये जो टेंजेंशियल फोर्स लगा, दैट टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन x बाई एच, ये कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. जल्दी कॉपी कर लीजिए। और जैसे हो जाए आवाज देना उधर से, हो गया सर, ताकि मैं भी किसी काम में लग जाता हूँ फिर याद आता है। डन सर। एक मिनट रुकना। हो गया? सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं। इलास्टिसिटी से रिलेटेड।
वैसे एससी वर्मा बुक में से आप क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 to 10 घर में कर लेना। अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं कंसेप्चुअली जो अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक ये देखिए, ये वाला दूं या वो सोचता हूँ। चलो पहले ये वाला देखो। थोड़ा जल्दी 2-3 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लें, फंडामेंटल वाला। ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? Yes. फटाक से बताइए। इसमें स्टील और कॉपर इन दोनों के यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वो हाँ, उसके बिना नहीं होगा, तो वो मैं आपको दे देता हूँ। ये हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील और कॉपर। तो स्टील का दिया, कॉपर का भी देता हूँ। जल्दी बोलिए। कॉपर वाले में मान लो टेंशन T है, तो स्टील वाले में टेंशन T1 है, तो स्टील वाले में टेंशन T2 होगा। और क्या? और T1 और T2 दोनों की वैल्यू mg के बराबर होगी। बोलो। यस सर। Yes, sir. तो फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है लिखा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, टेंशन सेम है, मतलब स्ट्रेस सेम है ना? बोलो। और स्ट्रेस क्या होता है? y टाइम्स स्ट्रेन।
सो y1 इंटू स्ट्रेन 1 इज इक्वल टू y2 इंटू स्ट्रेन 2, ऐसा होगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन y होता है ना बेटा। Yes, sir. सो फर्स्ट वायर में स्ट्रेन अपॉन सेकेंड वायर में स्ट्रेन, इसका रेशियो y2 अपॉन y1 होगा। बोलिए। Yes, sir. तो 2 हमने स्टील को लिया है और 1 हमने कॉपर को लिया है, तो स्टील अपॉन कॉपर का रेशियो 2/20/13 दिख रहा है शायद। आया समझ में? सबको समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक और कीजिए। आगे बढ़े। Yes, sir. इसको देखिए। इसको करो, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सब सिंबल के फॉर्म में ही दिया हुआ है। इसको बताइए। बोलो, आया आंसर? बोलो, आया किसी को? देखो इधर M2G इधर एक्ट करेगा और ये जो F है वो M2G/2 है। इधर स्ट्रिंग में टेंशन मान लो T है, तो T इधर और T इधर, ऐसा होगा। ये A एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये भी A एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? M2G माइनस T इज M2A, और इसका लिखेंगे T माइनस M2G/2, दिस इज इक्वल टू M1A। ठीक है। हम लोगों को T ढूंढना है, तो इसको ऐड करके A निकाल लेते हैं और A को किसी एक में पुट कर देंगे तो T मिल जाएगा। हाँ सर। So M2G/2 इज इक्वल टू A कॉमन M1 प्लस M2। तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा M2G अपॉन ट्वाइस ऑफ M1 प्लस M2, मिलेगा ऐसा? हाँ सर। So T माइनस M2G/2 इज इक्वल टू M1A है, दैट इज M1 M2G अपॉन ट्वाइस ऑफ M1 प्लस M2। तो यहां से T मुझे मिल जाएगा। हाँ M2G/2 कॉमन हो गया, तो 1 प्लस
m1 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा होगा? यस तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग, हो गया। यस पूछा क्या है ये बताइए? स्ट्रेन पूछा है ना? हाँ अच्छा, तो ये टेंशन अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस होगा। यस स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन वाई। यस तो स्ट्रेस अपॉन वाई मतलब टेंशन टी अपॉन ए वाई। हाँ टेंशन टी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा m2 इंटू 2m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन 2ay m1 प्लस m2 आंसर। आया समझ में? हाँ सर इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, जल्दी इसको कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, स्क्रीन ऑन रहेगा। ठीक है, चलिए बाय। सर हाँ बोलो। सर पीडीएफ भेजो ना आज अगर होगा आपसे, क्योंकि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। अब तो हर बार भेजता ही हूँ, कभी मिस तो किया नहीं, भेज दूंगा। सर नहीं आज ही भेजो आज। हाँ हाँ आज। ठीक है सर थैंक यू सर बाय।